नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास आई है। सोर्सेस हमें जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। अवनीश अवस्थी जो इस वक्त एसीएस होम हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। आरके तिवारी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनको राजस्व परिषद भेजने की तैयारी चल रही है और जल्द ही अवनीश अवस्थी को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रदेश में मुख्य सचिव उस राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया जा सकता है, ऐसे हमें हमारे सोर्सेस के मार्फत जानकारी मिल रही है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। एसके वाजपेयी, अगर ऐसा फेरबदल होगा तो इसके पीछे क्या वजह होगी, क्या कारण है, किस तरह बदलाव किए जा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। हम चले बढ़ते आगे। कोरोना को हराने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर आ गए हैं। लखनऊ में बने डीआरडीओ अस्पताल का आज मुख्यमंत्री योगी ने निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को हराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल चुके हैं। लखनऊ में बने डीआरडीओ अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। अवध शिल्प ग्राम में बने कोविड अस्पताल का सीएम ने जायजा लिया। सीएम ने आर्मी के अफसरों और डीएम से पूरी जानकारी ली। लखनऊ के लोगों के लिए डीआरडीओ ये हेल्थ फैसिलिटी तैयार कर रही है। 500 बेड का ये अस्पताल है, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, क्या कुछ बातचीत मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ हुई जब वो डीआरडीओ जो कोविड हॉस्पिटल एक अस्थायी तौर पर डेवलप कर रही है, क्या निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया? क्योंकि 14-15 दिनों के बाद मुख्यमंत्री आज ग्राउंड पर थे। बिल्कुल निश्चित है कि मुख्यमंत्री आज 14 दिन के क्वारंटीन के बाद आज ग्राउंड पर उतरे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। डॉक्टर्स की सलाह थी कि वो आराम करें, लेकिन आराम करने के बजाय उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात हैं, खासतौर पर लखनऊ में, वो हालात निश्चित ही मुख्यमंत्री के लिए जरूर बड़ी बात है कि वो उसको किस तरीके से संभाले। मुख्यमंत्री को स्वयं बीमार होने के बावजूद लगातार बैठकें कर रहे थे। आज जब वो निगेटिव आए तो उन्होंने निरीक्षण किया। शिल्पग्राम लखनऊ में एक डीआरडीओ अस्थायी हॉस्पिटल बना रहा है, जिसमें 500 बेड होंगे, जिसमें 350 से ज्यादा बेड फुल ऑक्सीजन व्यवस्था के साथ होंगे, जिसमें 100 से ज्यादा वेंटिलेटर बेड भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में जहां लगातार ये समस्याएं चल रही थी कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोग ऑक्सीजन के लिए लगातार घूम रहे थे, साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं अस्पतालों में मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित आने के बाद कहीं ना कहीं वो जरूर बेड पटरी हुई थी। जिसके बाद ये डीआरडीओ की तरफ से बड़ा हॉस्पिटल राजधानी लखनऊ में अस्थायी तौर पर बनाया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस हॉस्पिटल में पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराएगी, बाकी सभी व्यवस्थाएं डीआरडीओ की तरफ से रहेंगी। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद भी है, इसलिए उन्होंने लखनऊ के लोगों के लिए यह विशेष व्यवस्था की है। लखनऊ और वाराणसी दो जगह डीआरडीओ की तरफ से यह अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जो पूर्ण तरीके से अत्याधुनिक सेवाओं से लैस होंगे, जहां वेंटिलेटर के साथ ही सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो कहीं ना कहीं चलिए, एसके वाजपेयी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल आज मुख्यमंत्री 14 दिनों के बाद ग्राउंड पर थे और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मतगणना पर रोक की मांग की गई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जो काउंटिंग होनी है, उस पर रोक की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। शनिवार को सुबह 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव के लिए जो मतगणना है वो 2 मई को होनी है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों में काउंटिंग होगा। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी उसी दिन काउंटिंग होनी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं कोविड के बढ़ रहे हैं और पंचायत चुनाव के बाद ये कहा जा रहा है कि कोरोना विस्फोट हो सकता है। इसको देखते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले को सुनेगा। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, जिस तरीके से चुनाव से पहले चुनाव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए,
मामला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, बीच में भी चुनाव में रोक लगाने को लेकर मामला कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहा। हालांकि इस मामले में क्या होगा ये तो कल होगा, लेकिन स्थिति वाकई खराब है। और अगर इस एक बड़े पैमाने पर लोग जुटेंगे और काउंटिंग होगी तो बहुत बड़ी गुंजाइश है कि ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा फैलेगा कोविड। बिल्कुल निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। अंतिम चरण का मतदान कल ही हुआ है, जिसको लेकर लगातार मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। हालांकि बाद में यह आदेश हुआ कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूरा कराया जाए। पूरा भी हुई और पहले और दूसरे चरण के जो अब तक चीजें निकलकर सामने है उसमें 135 से ज्यादा शिक्षक और जो अनुदेशक थे उनकी मौत हो चुकी है। तो निश्चित है कहीं न कहीं कि इसका असर बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, क्योंकि ये वो शिक्षा मित्र शिक्षक और अनुदेशक है जो ग्रामीण स्तर के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात थे और उनकी ड्यूटी चुनाव में लगी थी। तो कहीं न कहीं उसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही साथ जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संघ है उसने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही साथ ये मांग की है कि मतगणना को फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए टाल दिया जाना चाहिए और आगे आने वाले समय में इसको कराया जाना चाहिए जब स्थितियां ठीक हो। चूंकि ये विचाराधीन है, चाहे कर्मचारी संगठन हो या शिक्षक संगठन हो, जिनको इस पूरी काउंटिंग प्रक्रिया में शामिल होना है उनकी तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि मतगणना को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका हो गई है। कल 10 बजे 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ में यूपी राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें यह पूछा गया है कि आखिर मतगणना को लेकर आयोग की क्या तैयारियां हैं और क्यों न ये मतगणना की तिथियां आगे बढ़ाई जाए। हालांकि अगर हम यूपी निर्वाचन आयोग की बात करें तो उसने 2 दिन पहले ही पत्र जारी कर सभी गाइडलाइंस और साथ ही साथ प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता जो कि मतदान केंद्र पर मतगणना केंद्र पर रहेंगे उन सभी को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही साथ में सभी की बाहर जो टेस्टिंग है वो की जाएगी, एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी ताकि ये पता किया जा सके कहीं कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं है, ताकि बाकी लोगों में संक्रमण फैलने को रोका जा सके। उसके अलावा जो बाकी के प्रोटोकॉल हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी का पालन कराने के निर्देश भी यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि यूपी राज्य चलिए, अब इंतजार कल का है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है। कहने को तो आयोग की ओर से कई सारे बात कहे गए कि एंटीजन टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी, लेकिन ग्राउंड पर इसको इंप्लीमेंट कराना कितनी बड़ी चुनौती है ये सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस.के. वाजपेयी। बढ़ते आगे, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से पूछा है कि ऑक्सीजन और वैक्सीन पर केंद्र क्या कर रहा है, क्यों अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि दवाओं का उत्पादन और वितरण किस तरीके से हो। केंद्र ने अभी तक आवंटन का तरीका भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का जो 3rd फेज है, जो 1 मई यानी कल शनिवार से शुरू होना है, इसको लेकर सेंटर के पास क्या योजना है, क्योंकि सेंटर के पास से अगर योजना होती और सब, क्योंकि इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सेंटर के एंड से ये अनाउंस जरूर कर दिया गया कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन होगा, लेकिन कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है और वो वैक्सीनेशन 1 मई से नहीं शुरू कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या सरकार के पास प्लान है, इस प्लान की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों को लेकर जो कई लोग सवाल खड़े करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह ताकीद कर दी है कि ऐसे किसी भी मामले पर अगर कोई बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, दवाओं को लेकर कोई सवाल खड़े करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि अलग अलग जगहों से ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोकल पुलिस या जिला स्तर के अधिकारी ऐसे मामलों पर एफआईआर दर्ज करवा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम ऐसे चीजों को लेकर रोक लगा दी गई है कि कोई अगर बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर सवाल खड़े करता है, पोस्ट करता है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगर शंकर साहनी। आइए जानते हैं उनसे कि कोरोना काल में शंकर साहनी का क्या संदेश है। शंकर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले बताइए क्या कर रहे हैं आजकल आप कोविड के इस दौर में, जब सब लोग अपने अपने घरों में हैं, तो शंकर साहनी क्या कर रहे हैं? मैं
आप लोगों की तरह सबकी तरह आम इंसान हूँ, और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, यही घर में बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, हर तरह से मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग पैनिक ना करें। और पैनिक करने से जो घबराहट होती है उससे हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम पहले से लो हो जाता है, हमारी बॉडी की वाइब्रेशन लो हो जाती है, जो नई भी बीमारी लगनी होगी वो भी लग जाएगी। पैनिक करने से अच्छा घर बैठे प्रिकॉशन लें। तो मैं भी यहाँ पे इस तरह के मैसेज बना के इस तरह उन्होंने अभी निकाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग इससे कुछ सीखेंगे और घर में ही रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम लोगों को जागरूक करने का काम जो आप कर रहे हैं, इससे इतर प्रोफेशनल एंड पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमने लॉकडाउन पार्ट 1 में देखा था कि जो क्रिएटिव लोग हैं, आप जैसे कंपोजर हो गए, सिंगर हो गए, वो कुछ ना कुछ उस दौरान उन्होंने क्रिएट किया। तो शंकर साहनी क्या कर रहे हैं? मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ आज के हालात पे जी, जो मैं लिखी हैं। हमने कई जीती हैं जंगे इस संसार में, इंडिया ने मानी कभी ना। कुछ दिन है घबराना मत, घर में रहो हिफाजत से, हिम्मत ना छोड़ो रखो प्यार, जीत ही लेंगे ये जंग भी हम, सूर्य से चमकेंगे, जीतेंगे रखो विश्वास, जीतेंगे छोड़ो मत। चलिए, एक बढ़िया मैसेज है सर। आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए जो देश और दुनिया में आपके फैंस हैं, जिन तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, उन तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है शंकर, कि जो लोग घर पे होते हैं, एक नेगेटिविटी आ जाती है। आप स्वच्छंद रहने वाले शख्स होते हैं, अचानक से आपको 4 दीवारी में कैद रहना पड़ता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अर्बन क्लास है, गांव में तो फिर भी लोग आसपास बाहर घूम लेते हैं। जो अर्बन सेक्टर के लोग हैं, 3 या 4 कमरों के घर में बंद हैं, वो नीचे भी नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिविटी के लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिविटी के 2-4 तरीके हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक हमारे पास नेगेटिव जो मैसेज आते हैं, और अगर हमको देखना बंद कर दें तो 80% हमारी बीमारियां दूर हो जाती है। और दूसरा, अगर हम टेक्निकली देखें तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम साइंटिफिकली में प्रूवन है कि अगर हम इस मौके पे महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें या उसको सुने तो करीबन मेरे 7 से 8 लाख व्यूज पर डे बढ़ रहे हैं उसके, और लोग इससे बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं मृत्युंजय मंत्र से। और उसके अलावा घर में अगर हम गूगल और लोबान चलाते हैं तो एकदम हमारी शरीर चीजें बाकी भी हम जितना देखेंगे उतना हम ज्यादा मायूस होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम जितना रिस्टेन कर सकते हैं अपने आप को घर के अंदर रहें, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारी बॉडी की वाइब्रेशन ठीक करते हैं, हमारी नेगेटिविटी है उसको दूर करते हैं, वो हमारे जो रोहर है हमारे देश की महामृत्युंजय मंत्र है, उसको जरूर सुने। बिल्कुल। इसके अलावा घर के अंदर क्या कुछ क्रिएटिव, आप सिंगर हैं, आप तो चलिए कुछ ना कुछ लिख लेंगे, कुछ कंपोज कर लेंगे। आम लोग घर के अंदर क्या करें? उसमें पेरेंट्स की भूमिका कैसे होनी चाहिए? क्योंकि बच्चों को संभाल के रखना इस दौरान घर में वो सबसे बड़ा चैलेंज है, ताकि बच्चे के मेंटल और फिजिकल दोनों स्तर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो, अगर हम बच्चे को बाहर भी नहीं निकालते और अपने आप भी बाहर निकलते, इस समय सबसे अच्छी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम, हम घर में बैठ के कुछ ऐसी डिशेज तैयार कर सकते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम अच्छा हो, कुछ ऐसे मिलजुल के ऐसे खाने बना सकते हैं जिससे हमारा ध्यान थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ से उठ के पॉजिटिविटी में जाएगा, और वो खाने हमें हमारा टाइम भी पास अच्छा हो, उसमें से अच्छा होगा, और उसमें से हमें हमारे शरीर को ऐसी पावर मिलेगी कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। हम तो यही करते हैं। मैं तो रसोई में अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं हम लोग, और वहां बैठ के हम बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ क्रिएटिव करते रहिए, घर में रहिए, यही हम मैसेज भी दे रहे हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि जो लोग जिनको आप जानते हैं, पब्लिक फेस हैं, उनसे आपका तारुफ करवाएं, वो इस दौरान क्या कुछ कर रहे हैं वो अगर आम लोग जाने तो एक पॉजिटिविटी भी सोसाइटी में आती है। अपील हम यही बार बार कर रहे हैं कि इस वक्त स्थिति इस तरीके की है कि घर से बाहर प्लीज़ मत निकलिए, घर पर ही रहिए, तो आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखेंगे। कोरोना के कहर से मीडिया कर्मी भी अछूते नहीं हैं। मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना भी इसके शिकार हो गए। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना से संक्रमित थे और आज हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रोहित सरदाना की मौत की खबर से पूरा मीडिया जगत और राजनीतिक जगत स्तब्ध है।
कई बड़े राजनेता और मंत्रियों ने रोहित सरदाना की मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मीडिया जगत के लगभग सभी बड़े पत्रकारों ने रोहित के अचानक दुनिया से चले जाने को अपूरणीय क्षति बताया है। रोहित सरदाना का आज निधन हुआ है। कोरोना से संक्रमित थे और सबसे बड़ी बात कि वो कल तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय थे और लगातार लोगों की मदद भी कर रहे थे। कल देर रात तक उन्होंने लोगों की मदद की है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उनको वेंटिलेटर सपोर्ट में भी रखा गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने संभवतः अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि रोहित को बचा लिया जाए, लेकिन रोहित को बचाया नहीं जा सका। और रोहित के निधन पर मीडिया जगत पूरी तरीके से स्तब्ध है। कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है। तमाम लोग अपने अपने तरीकों से रोहित को याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज शाम को 7 बजे के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन से पहले बाजार में भीड़ देखी जा रही है। 3 दिन तक बंदी है, जिसके मद्देनजर लोग खरीदारी के लिए बाजार में निकल रहे हैं। रायबरेली के बाजार का क्या हाल है, हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर जहां पर एक बार सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन का करने का फैसला ये लिया था, वहीं अब कल जो है वीकेंड लॉकडाउन जो को बढ़ाकर जो है 3 दिन करने का फैसला ले लिया है। आज शाम 7 बजे से अब मंगलवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हम रायबरेली के सबसे पास इलाके घंटाघर चौराहे पे मौजूद, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोपहर का समय, लेकिन भीड़ यहाँ पे इसलिए देखने को मिली क्योंकि आज शाम 7 बजे से यहाँ पे लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। तो लोग वीकेंड लॉकडाउन के जो 3 दिन का बढ़ाएगा, वहीं आज शाम से जो है 7 बजे से वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा। तो दुकानों में भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे वीकेंड लॉकडाउन का आज शाम 7 बजे से लग जाएगा तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। भाई साहब, अभी 7 बजे से वीकेंड लॉकडाउन आज लग जाएगा और सुबह मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। किस तरह से बाजारों में माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, क्योंकि आज ही से 7 बजे से लॉकडाउन पूरी तरीके से 3 दिन का घोषित कर दिया गया है, तो मार्केट में चहल पहल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रीज़न उसका ये है कि सबको अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएं जैसे कि राशन है और बाकी जो घर गृहस्थी के सामान है वो परचेज़ करने के लिए वो निकल रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? ये मास्क कैसे लगाएं? आपको कोरोना से डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता है। तो इस तरह मास्क कैसे लगाएं? सवारियाँ बैठा इस तरह मास्क लगाएंगे आप? हाँ, डर नहीं लगता क्या? डर लगता तो इस तरह मास्क क्यों लगाते हैं आप? तो देख सकते हैं इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही है कि मास्क लोग केवल जो है फर्ज अदायगी में लगाए हुए हैं, और भी कुछ लोग अभी उनको चेहरा भी दिखाएंगे आपको। किस हिसाब से देखिए, अभी भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन मास्क जो है चेहरे पे नहीं दिखाई पड़ेगा। रिक्शा वाले साहब को देखिए, कोई मास्क नहीं लगाया। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? सवारी लेके आना है। तो मास्क वास्क कहाँ गायब रखते हैं आप? कोरोना से डर नहीं लगता क्या? ये मास्क है, अब निकाले में खाने में डर नहीं लगता कोरोना से? कि लगता है? अरे डर सबक लगता है। तो देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर नज़ारा है। सामने देखिए बाइक सवार हैं, जा रहे हैं। अभी इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, तो ये मास्क वास्क नहीं लगा, कोरोना से डर नहीं लगता क्या? लगता है सर जी। तो मास्क क्यों हटा देते हैं? सॉरी, गलती हो गई। कोरोना जिस हिसाब से भयावता रूप धारण कर रहे हैं, आप लोग इस तरह लापरवाही कर रहे हैं। गलती हो गई, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो देख सकते हैं सड़कों का नज़ारा क्या है कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है लोगों में जागरूकता की कमी जरूर है। सरकार लगातार जो है कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो वीकेंड लॉकडाउन का समय अवधि बढ़ा दिया है, 2 दिन के बजाय 3 दिन कर दिया है। उसके बाद भी अभी भी लोग जागरूक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बाजारों में आज भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। सामने देख सकते हैं हर दुकानों पे यहाँ पे नज़ारा, सड़कों पर भीड़ किस तरह से लोग फर्राटा भर रहे हैं, क्योंकि आज शाम 7 बजे से जो है वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और मंगलवार सुबह तक रहेगा। इसको लेके जो है लोग सड़कों पर जो है काफ़ी मात्रा में आज बाज़ारों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही वो बाज़ार है जो अभी हाल ही में यहाँ पे सन्नाटा रहता है। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? बैठा इधर सामने जा रहे हैं। किस तरह सवारियाँ मिल रही हैं? आज से शाम को लॉकडाउन लग जाएगा। कोई सवारी नहीं मिल रही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, परेशानी बहुत है। अब 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग जाएगा। अब हम लोगों की आत्मा से पूछे, हम लोग गरीब आदमी, बताइए क्या करें। तो ये बताइए, कोरोना से डर लगता है आपको? कोरोना तो डर लगता ही है, क्या तो करें। मास्क किस तरह लगाएं आप? नहीं, अभी आपसे बात किया ना, बात करने के लिए उतारा। मास्क क्यों उतार देते हैं भाई? डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, डर लगता है, क्यों नहीं है। मास्क किस तरह उतार दे रहा है? आपसे बात करने के लिए थोड़ा सरका दिया हमने, और कोई बात नहीं। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पे लोग मतलब किस तरह से अपनी बातों को टाल मटोल करने के लिए निकल रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? तो मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? हैं?
तो देख सकते हैं किस तरह से अभी भी लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं, परिवार के साथ भी जा रहे हैं तब भी मास्क नहीं लगाएं। कहीं ना कहीं सरकार जो जरूर सख्ती बरत रही है, लेकिन जिला प्रशासन की हीला हवाली के चलते देख सकते हैं यहाँ पे ना तो कोई रोकने टोकने वाला है, लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। तो आज से वीकेंड लॉकडाउन से शुरुआत 3 दिन की वाली शुरुआत हो जाएगी, शाम 7 बजे से लग जाएगा और मंगलवार सुबह तक रहेगा, इसलिए बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग जागरूक हो पाते हैं नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।